नमस्कार। आज हम पर्यावरण भूगोल में सूखे के कारण, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया सूखा। बाढ़ का कारण और उसका प्रबंधन पढ़ा। इसी प्रकार हम देखते हैं सूखा, उसका अर्थ, प्रकार और सूखे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। किसी स्थान पर वार्षिक वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होती है तो इस स्थिति को सूखा कहा जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यदि किसी स्थान पर वार्षिक वर्षा की मात्रा में कमी के कारण फसल उत्पादकता में गिरावट आती है तो ये सूखे की स्थिति है। अर्थात किसी स्थान पर वर्ष भर में होने वाली जो वार्षिक मात्रा है वो कम होती है, तो वर्षा की मात्रा कम होने के कारण वहाँ की जो फसल उत्पादकता है उसमें भी गिरावट आएगी, अर्थात वो कम होगी, तो इसको हम सूखा कहते हैं। भारत के उन भागों में सूखा पड़ता है जहाँ वार्षिक वर्षा की मात्रा 60 सेंटीमीटर से कम होती है और वर्षा की परिवर्तनशीलता 20% से अधिक होती है। इसके बेशर्ते कि ऐसे क्षेत्रों में नहरी सिंचाई या नलकूप सिंचाई का विकास नहीं हुआ हो, अर्थात उन्हीं क्षेत्रों में सूखा आता है जहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको हम सूखे के क्षेत्रों में शामिल करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर नहरी सिंचाई या नलकूप सिंचाई का विकास हुआ है तो वहाँ के क्षेत्रों को हम सूखा में काउंट नहीं करेंगे। सूखा एक सापेक्षिक संकल्पना है जो किसी प्रदेश, समाज, राज्य, व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में कार्य करता है। अर्थात एक के लिए सूखा हो सकता है जबकि दूसरे के लिए सूखा नहीं हो सकता है। सापेक्षिक संकल्पना है। वर्षा की कम मात्रा प्राप्त होना राजस्थान जैसे राज्यों की विशेषता है, तो ये स्थिति स्वयं में कोई आपदा नहीं है, लेकिन मानव ने अपने हित के सापेक्ष ऐसे क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की संज्ञा दी है ताकि ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग से कार्यक्रम बनाया जा सके और ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जा सके। भारत में वर्षा की स्थानिक और कालिक भिन्नता पाई जाती है। सूखे के कारण देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे के निम्न कारण बताए हैं। पहला कारण है मानसून का देरी से आना और शीघ्र लौट जाना। दूसरा, मानसूनी वर्षा में दीर्घ अंतराल। जेठ धारा की दक्षिणी शाखा की पुनः स्थापना। उत्तरी भारत में कमजोर ITCZ का विकास होना। ITCZ अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अरब सागर में ठंडे जल का उत्सर्जन और पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का आविर्भाव होने से, तो ये कारण है जो भारत में सूखे का प्रमुख कारण है। सूखे के प्रकार देखते हैं तो जलवायविक सूखा, सतही जल सूखा, भूमिगत जल सूखा और मृदा जल सूखा है। सबसे पहले हम देखते हैं जलवायविक सूखा क्या होता है। किसी स्थान विशेष में जब वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा कम प्राप्त होती है तो इसको हम बोलते हैं जलवायविक सूखा, यानी जलवायविक परिस्थितियों के कारण वर्षा की औसत मात्रा कम प्राप्त हुई है। भारत के ऐसे क्षेत्रों में जलवायविक सूखा है वो अधिक पड़ता है जहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होती है, अर्थात किसी वर्ष बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है और किसी वर्ष बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। बार बार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है और ये कई सालों तक बनी रहती है, जैसे कि राजस्थान है। दूसरा है सतही जल सूखा। निर्वनीकरण, पर्वतीय ढालों पर खनन कार्य करने से या चराई के कारण जब वहाँ की भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है या वनस्पतियाँ वहाँ पर नहीं रहती है, तो वनस्पतियाँ वर्षा के जल को मिट्टी में बांध कर रखती है। वनस्पति विहीन क्षेत्रों में सतही प्रवाह तेज हो जाता है, इस कारण वर्षा का जल ठहर नहीं पाता है और ऐसे क्षेत्रों में सतही जल स्रोत सूख जाते हैं। सतही जल सूखा कहाँ आता है? जहाँ पर वृक्षों की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होते हैं, या कहीं पर पर्वतीय ढाल है तो वहाँ पर खनन कार्य अधिक हुआ है, इस कारण से वृक्ष नहीं है, या चराई के कारण भूमि वनस्पति रहित हो गई है, इस कारण वनस्पतियाँ नहीं होने के कारण वहाँ पर सतही प्रवाह और अपरदन तेज हो जाए। सतही प्रवाह होने के कारण अपरदन तेज हो जाता है, इस कारण वहाँ वर्षा का जल ठहर नहीं पाता है, तो इसको बोलते हैं सतही जल सूखा। भूमिगत जल सूखा, जब भूजल स्तर में इतनी गिरावट हो जाती है कि उसका आर्थिक रूप से प्रयोग संभव नहीं हो पाता है तो इसको हम भूमिगत जल सूखा कहते हैं।
भूमिगत जल सूखा है वो निम्न कारणों से हो सकता है। वनस्पतियां भूमि की जो अंतर्संधारण क्षमता है उसको बढ़ाती है, जिससे वर्षा का जल है वो धीरे धीरे रिस करके भूमिगत होता है, जिससे भूमिगत जल स्तर ऊंचा बना रहता है। लेकिन अगर वनस्पति विहीन क्षेत्र है, वृक्षारोपण या वृक्षों से रहित क्षेत्र है, तो वहाँ पर अंतर्संधारण की क्षमता है वो नहीं होती है या ह्रास हो जाता है। इससे सतही प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने लगती है। ये वैज्ञानिक कृषि पद्धति से भी भूमि जल स्तर है वो नीचे चला जाता है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किसानों ने पंप सेट या ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल का इतना अधिक दोहन किया है कि भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। इसके कारण कई स्थानों पर भूमिगत जल का आर्थिक रूप से प्रयोग संभव नहीं हो पा रहा है। तटीय क्षेत्रों में जब भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है तो समुद्र के खारे पानी का भी अंतर्वेदन हो जाता है, जैसे कि गुजरात का मेहसाणा। गलत वृक्षों का चुनाव करने से भी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत कुछ ऐसे वृक्षों का चयन किया गया है जो कि भूमिगत जल का वाष्पीकरण बहुत तेजी से करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यूकेलिप्टस। ऐसे वृक्षों से भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता है, जैसा कि हमने सामाजिक वानिकी में देखा था। कृषि वानिकी के अंतर्गत अधिकांशतः यूकेलिप्टस और पॉपुलर के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन वृक्षों से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि यूकेलिप्टस के पौधों से वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है और ये जल की बहुत अधिक मात्रा को सोखते हैं और इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है। मृदा जल सूखा, जब मृदा में नमी की मात्रा इतनी कम हो जाए कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता का ह्रास हो जाए तो इसको हम बोलते हैं मृदा जल सूखा। सूखा प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं? जलवायविक सूखा प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान की संभावना न होने के कारण इससे बचना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। वर्षा जल का जलाशयों में एकत्रण किया जा सकता है। जो जलाधिक्य वाले यानी जल की अधिकता वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर जल का प्रवाह किया जा सकता है नहरें बना करके, और सामुदायिक भागीदारी के द्वारा जलवायविक सूखा से बचाव किया जा सकता है। सतही और भूमिगत जल सूखा प्रबंधन के लिए तो वास्तव में अगर देखें तो सतही और भूमिगत जल सूखा है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सतह पर नदी, झील, तालाब तभी यथावत रहेंगे जब उसके नीचे भूमिगत जल का स्तर ऊंचा रहेगा, नहीं तो वहाँ से पानी रिस करके भूमिगत हो जाएगा और सतही जल के स्रोत सूख जाएंगे। तो इसको ऊंचा बनाए रखने के लिए सतह पर भी सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। भूमिगत जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है, निर्वनीकरण को रोकना, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना, झूम कृषि को रोकना, पर्वतीय ढालों पर खनन कार्य को रोकना और वैज्ञानिक कृषि पद्धति की रोकथाम, ये सब कार्य करने हैं भूमिगत जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए। यांत्रिक विधि के द्वारा सूखे का प्रबंधन, जल ग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कुएं और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। इससे वर्षा का पानी रिसकर भूमिगत भी होगा और भूमिगत जल स्तर ऊंचा रहेगा, और जब भूमिगत जल स्तर ऊंचा रहेगा तो इससे सतही जल स्तर भी ऊंचा रहेगा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गड्ढे बना करके भूमिगत जल को रिचार्ज करना चाहिए, और मिट्टी में नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए और मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए एक धान्य कृषि की जगह फसल चक्रण को अपनाना चाहिए, अर्थात फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। सूखे के प्रभाव, भौतिक प्रभाव और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं सूखे का भौतिक प्रभाव। भौतिक प्रभाव यही है कि इसके कारण भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाता है, सतही जल के स्रोत सूख जाते हैं, मिट्टी में आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की जो उत्पादन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? सामाजिक आर्थिक प्रभाव में देखें तो कृषि क्षेत्रफल और फसल उत्पादन में इससे गिरावट आती है। इससे कृषि में रोजगार के अवसर घट जाते हैं। कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण खाद्यान्न भंडार है वो सीमित होने लगता है। इससे खाद्यान्नों के जो मूल्य है उसमें वृद्धि होने लगती है और खाद्यान्न की उपलब्धता कम होने लगती है।
और संबंधित क्षेत्र में कुपोषण की समस्या उभरने लगती है। संबंधित क्षेत्र में जल और चारे की कमी से मवेशियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो परिणाम स्वरूप कृषि में मवेशियों की जो उपयोगिता है, उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता है, उसमें भी कमी आने लगेगी, क्योंकि चारे की कमी हो जाती है। इसलिए लोगों में प्रेरणा का अभाव हो जाता है, सामाजिक संपर्क कटने लगते हैं, जीवन मूल्यों का ह्रास होने लगता है।